नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज के इस सेशन में अपन 17 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस सेशन में अपन कवर करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एसएससी बैंक रेलवे या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, वैसे तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करोगे तो इसका कोई अंत नहीं है। मैं पूरे दिन आपको करंट अफेयर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कभी करंट अफेयर पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो करंट में अलग अलग पूरे विश्व में जो घटनाएं हो रही है वो करंट अफेयर के अंदर ऐड होती जा रही है, लेकिन अपन चीजें वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपन प्रतिदिन 20 मिनट का एक सेशन लगाते हैं। ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने से मैं आपको लगातार करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं आती और करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं मिलती है। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाते हैं। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है, आजकल थोड़े जो भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जैसे डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये किन खेल से संबंधित है, ये पूछी जा सकती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अभी इसका फाइनल हुआ था परसों शाम को, मुंबई और मध्य प्रदेश के मध्य। किन के मध्य, मुंबई और मध्य प्रदेश के मध्य। जिसमें मुंबई ने ये फाइनल मैच 5 विकेट से जीत लिया था। मुंबई ने ये दूसरा खिताब जीता अपना। इससे पहले इन्होंने 2022 में जीता था और अब 2024 के अंदर जीता है। मध्य प्रदेश ने अभी तक कोई भी खिताब नहीं जीता है। बात करें मुंबई टीम के कप्तान की, तो इसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर। कौन थे, श्रेयस अय्यर मुंबई के कप्तान हैं। ठीक है, इस टीम के अंदर सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, इस टीम में अजिंक्य रहाणे खेलते हैं मुंबई के अंदर, और पृथ्वी शॉ भी इसके अंदर ओपनिंग करते हैं। पृथ्वी शॉ भी काफी खबरों में रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको कोई भी खरीदार नहीं मिला था आईपीएल की नीलामी के अंदर। आपको ध्यान रखना है, ये फाइनल मैच हुआ कहां पर था, बेंगलुरु। बेंगलुरु का जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वहां पर ये मैच खेला गया था। इस स्टेडियम को ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं। बेंगलुरु का जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है इसको जानते हैं। इसको जानने के पीछे रीजन क्या है पता है आपको, क्योंकि आरसीबी टीम के फैन बहुत ज्यादा आईपीएल के अंदर, और आरसीबी का होम ग्राउंड है चिन्ना स्वामी, तो वहां पर इसका फाइनल खेला गया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, जो कि मुंबई और मध्य प्रदेश के मध्य हुआ था। मुंबई फाइनल मैच के अंदर 5 विकेट से जीत लिया था। 175 रन का टारगेट दिया था मध्य प्रदेश ने, जिसको 17.5 ओवर के अंदर मुंबई ने अचीव कर लिया था। ठीक है, लास्ट बॉल पे छक्का भी मारा था, आपको पता होना चाहिए। जो 18वें ओवर की लास्ट गेंद थी उस पर छक्का भी मारा था। किसने मारा था, अथर्व ने छक्का मारा था। अथर्व ने बहुत ही शानदार 16 रन मारे थे। उससे पहले सूर्यांश उनके साथ खेल रहे थे 36 रन पे नाबाद। सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 48 रन मारे थे, और अजिंक्य रहाणे ने 37 रन इसके अंदर मारे थे। तो मुंबई ने ये लगातार नहीं बोल सकते, लेकिन मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का दूसरा खिताब जीता। इससे पहले 22 में जीते थे और इस बार 2024 के अंदर जीते। इस बार मुंबई की टीम ने बहुत ही अच्छी ट्रॉफी जीती है क्रिकेट के अंदर, सारी मैंने आपको पढ़ा रखी है, सबको देख लेना। 5 विकेट से ये जीता था। मध्य प्रदेश उप विजेता रहा था। मध्य प्रदेश ने आज तक ये टूर्नामेंट नहीं जीता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार आप जानते हो, जो कि बेंगलुरु के अंदर खेलते हैं, और ये पूरा मैटर है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश अभी तक कभी भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब नहीं जीत पाई है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास का नाम क्या है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है डेजर्ट नाइट कॉम्बैट एयर कॉम्बैट। ठीक है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट इसका पूरा नाम है, और डेजर्ट नाइट के नाम से आता है ज्यादातर एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। किन देशों ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया था, तो ये 3 देशों के मध्य होने वाला है। ठीक है, किन किन के मध्य होता है ये, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको अपन शॉर्ट में यूएई बोलते हैं। ठीक है, तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट में यूएई बोलते हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इन तीनों देशों के मध्य डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं
ये क्यों होता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास के पीछे थोड़े उद्देश्य गहरे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है और जो फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है, उसमें रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। क्या क्या चीजें मैंने बोली आपको ध्यान रखना है। फारस की खाड़ी का जो क्षेत्र है, जो कि हिंद प्रशांत है, हिंद प्रशांत के अंदर जो फारस की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जो रक्षा संबंध है उनको मजबूत करने के लिए भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, अभी पिछले कुछ सालों से चीन आक्रामक रवैया अपना रहा है। चीन की बॉर्डर जिन जिन देशों के साथ लगती है वहां पर ये मारकाट, झड़प और थोड़ा आक्रामकता दिखा रहा है, ठीक है। तो जो चीन की आक्रामकता है उसके लिए बाकी सभी देश एकजुट हो, इसके लिए भी ये जो अभ्यास है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, चीन की आक्रामक स्थिति और बढ़ते प्रभाव जैसी चुनौतियों में एकजुट होने के लिए भी डेजर्ट नाइट अभ्यास है वो किया जाता है। इसके अलावा इस बार का ये 2024 का कहाँ पर हुआ था, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कराची आप जानते हो पाकिस्तान के अंदर है कराची। कराची से 350 से 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जो अरब सागर है वहां पर, तो मोटा मोटी आप लिख लो अरब सागर। एग्जैक्ट अगर लोकेशन पूछे तो कराची नहीं है, कराची नहीं है एग्जैक्ट, उससे 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ध्यान रखना है 350 से 400 किलोमीटर की जो दक्षिण पश्चिम की दूरी है, दिशाओं का ज्ञान तो आपको होगा, दक्षिण पश्चिम में बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये दूरी, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, और ये कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। अरब सागर के अंदर जो कराची है उससे 350 से 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के अंदर अरब सागर के अंदर इस अभ्यास डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट को इस बार किया गया है, ठीक है। स्थान मैंने बता दिया है, किन किन देशों के मध्य हो गया वो बता दिया है, क्यों हो रहा है वो मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं, किसी भी अभ्यास में अगर एग्जामिनर को थोड़ा टफ साइड में क्वेश्चन पूछना होता है तो उस अभ्यास के अंदर कौन कौन से यंत्र या कौन कौन से, जब ये इसके अंदर कौन कौन से एयरक्राफ्ट काम में लिए गए वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। देखिए 3 देश इसमें शामिल है, तो तीनों देश अपने अपने एयरक्राफ्ट लेके आए होंगे, सीधी सीधी बात है। भारत ने तो जो सुकोई 30 MKI है, जो मैंने आपको परसों की क्लास में भी पढ़ाया था, क्या, सुकोई 30 MKI। इसके अलावा जेगुआर है भारत का, ठीक है, IL-78 है, और एक है AEW। इन सब ने तो भारत की ओर से भाग लिया था। फ्रांस की ओर से राफेल जेट्स आए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राफेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। राफेल को लेकर तो संसद में हर बार चर्चा होती है कि मोदी जी ने राफेल को लेकर घोटाला कर दिया, ठीक है। तो राफेल जेट्स लेके आए थे फ्रांस के। UAE जो संयुक्त अरब अमीरात देश है, वो इनका F-16 लड़ाकू विमान है वो लेके आए थे। कौन सा, F-16। और फ्रांस कौन सा लेके आए थे, फ्रांस जो राफेल है वो लेके आए थे, राफेल। और भारत सुखोई, इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही। भारत की तरफ से सुकोई 13 MKI जो है वो, एक जेगुआर भी था भारत की तरफ से, फ्रांस की तरफ से राफेल था, संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से F-16 था, ठीक है। तो ये तो इन्होंने लड़ाकू विमान इसके अंदर हिस्सा लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को एज इट इज फॉर्मेट में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है कि जो डेजर्ट नाइट है वो किन किन के मध्य हुआ था, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इन तीनों के ये जो लड़ाकू विमान है वो आप ध्यान रख लेना। अरब सागर के अंदर कराची में, जो कराची जो स्थान है पाकिस्तान में, उससे 350 से 400 किलोमीटर के दक्षिण पश्चिम के अंदर इस बार का डेजर्ट नाइट अभ्यास हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो रही है ना, बस याद ही करना और क्या करना है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विजय दिवस मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को। कल मनाया था अपन ने विजय दिवस, कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को अपन विजय दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी दिवस मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है। ज्यादातर दिवसों के अंदर तो ऐसा होता है कि भाई UNO ने या व्यापार संघ ने या WHO ने इस दिन को घोषित किया तो अपन ये मनाते हैं, लेकिन इस दिन का एक विशेष महत्व है, विजय दिवस, जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1971 के अंदर हुआ था, और भारत इसके अंदर विजयी रहा था। तो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर जो भी सैनिक शहीद हुए हैं और जो हमारी जीत हुई है उसके सम्मान के अंदर अपन प्रतिवर्ष विजय दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को मनाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है बांग्लादेश भी इस दिन विजय दिवस मनाता है, जिसको बिजोय दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिजोय दिवस। बिजोय के नाम से मनाता है बांग्लादेश, ठीक है, बिजोय दिवस जिसको पूरा बोलते हैं। वैसे आप बिजोय भी याद रख लेना और पूरा लिखो तो ये है बिजोय दिवस। बिजोय दिवस के नाम से मनाता है विजय दिवस बांग्लादेश,
जिसको विजय दिवस भी वहां पर बोलते हैं, भारत भी मनाता है 16 दिसंबर को। चलो ठीक है, भारत तो इसलिए मनाता है कि 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जो भारत जीत गया था, इसकी खुशी के अंदर, और कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे भारत के, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपन विजय दिवस मनाते। लेकिन बांग्लादेश को ऐसी क्या खुशी है, वो क्यों मनाता है? क्योंकि जब 1971 का युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान का, उसी टाइम आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन जब 1971 के युद्ध के अंदर भारत विजयी हुआ था, तब भारत के सहयोग से बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना था। ठीक है, तो इस खुशी के अंदर बांग्लादेश अपना विजय दिवस कब मनाता है? 16 दिसंबर को मनाता है। तो भारत और बांग्लादेश दोनों ही मनाते हैं। भारत की मनाने की वजह दूसरी है, बांग्लादेश की मनाने की वजह दूसरी है, लेकिन इसमें जो तीसरा आदमी है वो सेम है। ठीक है, अपने पड़ोस के अंदर एक कुत्ता सा देश है, लुच्चा सा देश है, आप सब जानते हो। ठीक है, तो वही बात है। आगे चलो। हाल ही में आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा को 1,60,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है भाई? 2 लाख रुपए है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, और एज इट इज अगर पूछा जाएगा तो एज इट इज फॉर्मेट में पूछा जाएगा, इसका अन्य कोई फॉर्मेट नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो हाल ही में आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक है, उसने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा को 1,60,000 रुपए, यानी पहले कितनी थी? 1,60,000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 2 लाख रुपए कर दिया है। कितना? 2 लाख रुपए। या तो आपसे पहले का पूछ लेंगे या वर्तमान का पूछ लेंगे। पहले 1,60 देते थे बिना जमानत के, और अब 2 लाख रुपए देना शुरू कर दिया है। कब से? 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आरबीआई ने 1 जनवरी से संपार्श्विक मुफ्त ऋण जिसको बोलते हैं, मुफ्त कृषि ऋण जिसको बोलते हैं, उसकी सीमा को 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, ये निर्णय क्यों लिया गया है? तो ये निर्णय आपको पता है, किसानों पर जो मुद्रास्फीति और बढ़ती हुई कृषि इनपुट लागत का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर पहले खाद बीज जिस दरों पे मिलते थे, उससे आजकल बहुत महंगे मिल रहे हैं। किसानों को ये जो बिना जमानत के कृषि ऋण दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? ऐसा नहीं है कि किसान कहीं घूम के आएंगे, किसान कार खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। किसानों को इसलिए दिया जाता है, जब बारिश होगी तो खेत के अंदर खाद डालने के लिए, उर्वरक डालने के लिए, बीज डालने के लिए, ठीक है, जुताई के लिए जो ट्रैक्टर वगैरह के संसाधन लगेंगे, उनके पैसे किसान के पास कब आएंगे? जब फसल आएगी, फसल को किसान जब बेचेगा तो पैसे तब आएंगे उसके पास, उससे पहले उसके पास पैसे नहीं है, सरकार का ऐसा मानना है। तो इसीलिए सरकार क्या करती है? उनको ऋण देती है बिना ब्याज के, बिना जमानत के। 1,60,000 रुपए देती थी, लेकिन अब सरकार को ऐसा आभास हुआ है कि हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के भाव वहां चले गए हैं, तो सीधी सीधी बात है, पेट्रोल डीजल के भाव का प्रभाव किसान पे भी पड़ता है। कैसे पड़ता है? किसान ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं होता है क्या? किसान जो भी उत्पादन करता है उसका ट्रांसपोर्ट होगा। वो किसान अगर खेत में बुआई करता है तो ट्रैक्टर क्या पानी से चलता है? डीजल से ही चलता होगा। तो हर चीज महंगी होती जा रही है। इसके चलते सरकार ने भी अब थोड़ा बोला, लोन की सीमा बढ़ा दो यार, पहले 1,60 देते थे, अब कितने? 2 लाख रुपए दे दो। और ये निर्णय किसने लिया है? किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा तो मैं बता दिया, ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई क्यों इस सीमा को बढ़ाया गया, क्यों घटाया गया। ठीक है, किसको ध्यान में रखकर, ऐसा आपको कभी नहीं लिखना है छोटे सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए इसको ये किया गया, वो किया गया। पूछा जाएगा तो उसी फॉर्मेट के अंदर एक्चुअल डाटा पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां आईसीएमआर द्वारा भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? ध्यान रखना है भाई, भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक। ठीक है, डायबिटीज किसको बोलते हैं? मधुमेह, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन कहां से निकलता है? बीटा कोशिकाओं से निकलता है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक है, वो चेन्नई के अंदर स्थापित हो रहा है। किस किस की सहायता से हो रहा है? क्वेश्चन के अंदर तो मैंने केवल एक आईसीएमआर दिया है, इसके अलावा एमडीआरएफ भी इसके अंदर हिस्सेदारी ले रहा है। ठीक है, एक तो आईसीएमआर प्लस एमडीआरएफ, इन दोनों के सहयोग से हो रहा है। अब चीज यही आ गई कि सर ये एमडीआरएफ क्या है? एमडीआरएफ का मतलब है यहाँ पर मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, जो कहां पर? चेन्नई के अंदर स्थित है। ठीक है, तो एमडीआरएफ का मतलब तो यहां पर है, मैं आपको वापस बता देता हूं, एक बार याद कर लेना, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, जो कि चेन्नई के अंदर स्थित है। ठीक है, आईसीएमआर आप जानते हो, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों के तत्वाधान से भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक है, जो कि चेन्नई के अंदर स्थापित हो रहा है। ठीक है, अच्छा सर क्यों किया जा रहा है, ये क्या करेगा? तो एक काम ये करेगा, जो जैव चिकित्सकीय शोध है, जो जैव चिकित्सकीय रिसर्च है, उसके लिए जो जैविक नमूने हैं उनको एकत्रित करना,
उनको फिर संग्रहित करना। एकत्रित और संग्रहित दोनों अलग अलग चीजें होती है। एकत्रित का मतलब तो है कलेक्ट करना, संग्रहित का मतलब है उसको स्टोर करके रखना, ठीक है। और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो उसको वितरित करने का काम करेगा, ठीक है। और जो प्रारंभ के अंदर डायबिटीज है उसका निदान जल्दी से जल्दी हो सके इसके लिए भी ये काम करेगा, ठीक है। बायोमार्कर से उसकी पहचान करने के अंदर ये सहयोग करेगा, ठीक है। इन सभी कामों पर ये काम करेगा। नाम पहला भारत का डायबिटीज बायो बैंक है, चेन्नई के अंदर आईसीएमआर और एमडीआरएफ के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। एमडीआरएफ का मतलब मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन जो कि चेन्नई के अंदर स्थित है। आईसीएमआर का मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब किसने जीता है भाई? वैसे तो देखिए ये विदेशी किताब है और ये विदेश के अंदर ही हर बार इसका आयोजन होता है और विदेश की महिलाएं इसके अंदर जीती, लेकिन इस बार जिस महिला ने ये किताब जीता वो भारत की है, तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। ललिता चेरुकुमुदी, ललिता चेरुकुमुदी ललिता चेरुकुमुदी चेन्नई की है, जिनको मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब दिया गया है, ठीक है। अमेरिका के अंदर रहती है ये, ठीक है। आईटी प्रोफेसर है ये, ललिता इसका नाम है, इनका नाम है ललिता, ठीक है। और न्यूयॉर्क शहर के जो रॉयल अल्बर्ट पैलेस है वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसके अंदर इनको मिसेज यूनिवर्स यूएसए का अवार्ड मिला था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब इनको दिया गया था। इसके अंदर 40 लोगों ने भाग लिया था, 15 लोग इसमें फाइनल में पहुंचे थे, जिनमें से ललिता ने यह खिताब जीता है। कहां पर है? मूल रूप से चेन्नई के अंदर इनका जन्म हुआ था और अमेरिका के अंदर वर्तमान में रहती है। टेक प्रोफेसर है अभी वर्तमान के अंदर, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी है नीलम कोठारी, वो उस प्रोग्राम के अंदर थी। इसके अलावा पिछली बार जिन्होंने खिताब जीता था उनका एक पैनल था, उस पैनल ने मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब दिया है ललिता को। चेन्नई की ललिता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ये भाई बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। योग के क्षेत्र में उत्तराखंड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। योग के क्षेत्र में उत्तराखंड बहुत ही शानदार काम कर रहा है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और योग के क्षेत्र में उत्तराखंड बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है उत्तराखंड ने, ठीक है। उत्तराखंड का ऐसा मानना है अगर हम इस नीति को लागू करेंगे तो हम वैश्विक योग केंद्र बन जाएंगे, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेदिक और योग को स्वास्थ्य सेवा के रूप में स्वीकृत करवाना, स्वास्थ्य जो योग पर्यटन है उसको बढ़ाना, इन लोग योग गंतव्य के रूप में उत्तराखंड को जाने, ठीक है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए जो ऋषिकेश है उसको विश्व की योग राजधानी के रूप में मान्यता मिल चुकी है। किसको? ऋषिकेश को। ऋषिकेश भी उत्तराखंड के अंदर है, तो ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के रूप में पहले से मान्यता मिल चुकी है। और उत्तराखंड है वो नया वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण भी उत्तराखंड ने कर दिया है, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है, आरोग्य एक्सपो है, उसका आयोजन कहां पर हुआ था? उत्तराखंड के देहरादून के अंदर हुआ था। उत्तराखंड के देहरादून के अंदर 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो है, उसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून के अंदर हुआ था। इस योग नीति के तहत उत्तराखंड के अंदर 50 नए योग और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। हर जिले के अंदर एक आदर्श आयुष गांव स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले उत्तराखंड, मैंने ये भी आपको पढ़ाया था कि दिलराज प्रीत है, उसको उत्तराखंड सरकार ने योग को लेकर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। योग का ब्रांड एम्बेसडर है उत्तराखंड सरकार का, ठीक है, दिलराज प्रीत। ये सारे फैक्ट मैंने आपको पढ़ा रखे अगर आपको याद आ रहे हैं तो, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसकी थीम क्या रखी गई थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, खुद के लिए और समाज के लिए योग किया करो। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। और जो उत्तराखंड राज्य सरकार है उसने पहली योग नीति का अनावरण किया है। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून के अंदर किया गया था। दिलराज प्रीत को उत्तराखंड सरकार ने योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इस योजना के तहत 50 नए योग और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हर जिले के अंदर एक आदर्श आयुष गांव का विकास किया जाएगा। ये सारी देन होगी इस नीति की, जो कि भारत की पहली योग नीति है। ये था भाई 17 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना
उससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं 9887809083, आप इस पे कॉल या मैसेज कर देना कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, और डेली की डेली चाहिए, हम डेली मैसेज नहीं करेंगे। वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, वहाँ आपको डेली की डेली क्लास के बाद में पीडीएफ मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है, इसको जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाके उनको परचेज कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर जो अपनी डेली की करंट अफेयर की क्लास होती है उसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएंगे आपको। जो भी एजुकेशनल न्यूज आती है वो वहाँ पर सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं, इसको जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। जय हिंद, टेक केयर।